बात में पति ने बताया कि लोकल न्यूज चैनलों में कल के मोमबत्ती जुलूस को खूब फुटेज मिला है। एक लंबे गोरे और दूसरे सांवले व्यक्ति पर कैमरा बार बार टिक रहा था, जैसे वे कोई वीआईपी हो। वो पूछ बैठी, आप तो जुलूस में थे, बताइए नहीं ये दोनों व्यक्ति आखिर थे कौन? मुझे जितना मालूम था श्रीमती जी और परिवार के अन्य सदस्यों को बता दिया। अपने मन की पीड़ा को जाहिर करते हुए मैं तत्क्षण बोल पड़ा, ये जमाना ऐसे ही लोगों का है। ये लोग आजकल हमारे नए राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाय भी खत्म हो चुकी थी और अखबारों में मेरा ऐसा कुछ शेष नहीं था जो मेरे लिए देखने पड़ने को बचा हो। तो मैं भी उठा और पहली मुद्दे पर अपने कैबिनेट उठाया। अन्ना हजारे के कथित भक्त उस बिल्डर का मोबाइल नंबर मैं बीती रात अखबार के दफ्तर से प्राप्त कर चुका था। अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के पूर्व मैंने मोबाइल पर बिल्डर का मोबाइल नंबर घुमा दिया। सहयोग था कि उनसे बात हो गई। मैंने उनको अपना परिचय दिया, मिलने के लिए समय मांगा। थोड़ी नानुकर के बाद बिल्डर ने मुझे कल रविवार को दिन के 3 बजे अपने निवास पर मुलाकात का समय दिया। अपने सहयोगियों की जुबानी मैंने सुन रखा था, एक बार सरकार के मंत्री अथवा अफसर से मुलाकात का समय मिल सकता है, पर इस बिल्डर से समय मिलना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं उसका हर मिनट कीमती होता है। उसकी कंपनी की कॉलोनी में मकान खरीदने वालों को बिल्डर से रूबरू में अपनी बात कहने के लिए बड़ा शीर्षासन करना पड़ता है। बिल्डर ने मेरा यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया था कि वो मुलाकात का समय वे अपने अफसर दोस्त को भी अपने निवास पर बुलवा लेंगे। दरअसल मैं दोनों से एक साथ बात करना चाहता था। वे दोनों एक तन और एक मन जो बताए जाते हैं। मैं अपने टटपुंजिया स्कूटर से तय समय के 30-10 मिनट पहले ही वहाँ उनके बिल्डिंग पर पहुँच गया था। स्कूटर को एक तरफ खड़ा करके मेरा आसपास भी नहीं रहा। नंबर प्लेट के टॉप पर सरकारी वाहन होने की सूचना देने वाली लाल पट्टी वाली कार वहाँ खड़ी देखकर मैंने सहजी अनुमान लगा लिया कि अफसर महोदय भी वहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपने मोबाइल को बटेर की तरह जतन से पकड़े हुए जब गार्ड के निकट पहुंचा, मुझे आश्चर्य के साथ ऊपर से नीचे तक एक बार की ओर से उसे गार्ड ने देखा, जैसे मैं किसी चिड़ियाघर से सीधा चला आया हूँ। मैं स्कूटर से वहाँ पहुंचा था, इसी कारण शायद वो चकराया हुआ था। उस बंगले पर तो लोग लेटेस्ट मॉडल की कारों से ही आते हैं। वो नेपाली गाड़ियों के आकार प्रकार की बुनियाद पर ही आगंतुकों की हैसियत का अंदाज लगाने का भी हो चुका था। इसके लिए उसको दोष देना भी बेकार है। आजकल गाड़ी और पहनावा, इन दो चीजों से ही व्यक्ति की हैसियत जानी पहचानी जाती है। गुणों को जानने पहचाने की बारी से बहुत बार आती है। मैंने 20 मार्क का अंदाज में गार्ड को अपना परिचय दिया और बताया कि उसके मालिक ने उसको अभी 3 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। गार्ड ने इंटरकॉम पर कोई नंबर दबाया। सफेद झट पोशाक में एक सेवक आया और बड़ी शालीनता से बोला, आइए सर, मालिक आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आइए मेरे साथ भीतर चलिए। नेपाली गार्ड हक्का था। वो कभी मेरी तरफ देख रहा था तो कभी बंगले के उस सेवक की तरफ। एक सुदामा का इतना आ सकता है। मुझे इस पहली मंजिल पे अत्याधुनिक साधो सामान सुसज्जित एक कक्ष में ले गया। मैं पत्रकार के ऐसे कई बड़ी हस्तियों से यहाँ गया हूँ, पर ऐसा खाट बात तो पहली बार देख रहा था। प्रथम दृष्टया मैंने अनुमान लगा लिया कि दुनिया की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो वहाँ मौजूद न हो। मुझे ऐसा लगा बिल्डर कोई इंसान नहीं, अभी तो लाभिन है और उसके पास है वो बहुत अच्छी जादू चिराग। बिल्डर ने नमस्कार करते हुए मुझे तो कुर्सी ऑफर की। अफसर ने मुझे बिल्डर जैसी सहजता नहीं देखी। सच भी है, वो अफसर ही क्या जिसमें अपने ठसक यूं कहिए पद का हम न हो। आज़ादी के बाद देश में इस ठसक बनाम धर्म की डिग्री कई गुना बढ़ गई है। आजकल तो आम धारणा है कि जिसकी जितनी अधिक ठसक वो उतना ही बड़ा अफसर। अफसर ने कुछ देर बाद मुझे अपने ध्यान की जगह में दिया। शब्दों को चबाते हुए बोला, सेठ जेठानंद जी ने कल ही मुझे आपके बारे में बताया था। आप कैपिटल के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, फौजी जर्नलिज्म में आपका नाम है। मुझे भी आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वैसे भी जनता के सेवक अफसर और पत्रकारों के बीच मेल मुलाकात चलती रहना चाहिए, ये दोनों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इतना कहकर वो अफसर हंसने में व्यस्त हो गया। उसकी हंसी के पासों में कौन से अर्थ छिपे थे ये जानने समझने के लिए तब न मेरे पास समय था और न ही मालूम। तो मैंने अपनी नजरें बिल्डर पर जमा दी। इसी बीच एक सेवक बड़े सलीके से ट्राली में बहुत से खाद्य और पेय पदार्थ ले आया था। कहिए पंकज जी, आज मेरे गरीब खाने पर पधारने की तकलीफ क्यों की आपने? सेठ जी ने बातचीत की शुरुआत की। मैं तब तो काफी कुछ सहज हो चुका था। मैंने बातचीत के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, परसों उस मोमबत्ती जुलूस में आप दोनों की भागीदारी मुझे कुछ खास लगी।
अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रति आपकी आस्था देखकर मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। शेठ जी तत्क्षण बोल पड़े, आप आश्चर्यचकित क्यों हो? क्यों भला? जुलूस में तो जैसे दूसरे लोग थे वैसे हम भी थे। उनमें से बहुतों ने अन्ना की टोपी पहन रखी थी, हमारे सिर पर भी अन्ना की टोपी थी। जलती मोमबत्ती हमारे हाथों में भी थी, उनके हाथों में भी थी। ये सब भी अन्ना जी के समर्थन में नारे लगा रहे थे और हम भी उनके नारों में आवाज मिला रहे थे। इन सब में आश्चर्य जैसी बात क्या है? विश्वास सिंपल एंड वेरी कॉमन। हाँ, पंकज जी, शेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफसर ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, देखिए, हम पत्रकारों की आम फितरत होती है कि जब हम किसी से तयशुदा मुलाकात के लिए जाते हैं तो उसके बारे में पूरी मालूमात कर लेते हैं। इससे अंधेरे में तीर चलाने से बच जाते हैं और बातचीत भी सार्थक बन पाती है। मैं अपना फलसफा जाहिर करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। ये कहा था सेठ जेठालाल ने। तब तक नाश्ते की प्लेट हम लोगों के सामने आ चुकी थी। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जुलूस, धरना, अनशन आदि से तो आपका दूर का भी रिश्ता नहीं है। भ्रष्टाचार के भस्मासुर के अंत के लिए जैसा अन्ना हजारे चाहते हैं वैसा कोई सख्त कानून बने, इसमें भी आपका कोई सरोकार नहीं है। सच बात तो ये है कि आपके और आपके इन मित्र की दुनिया ही दूसरी है। इस फालतू की किसके से दुनिया आपकी दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को ध्यान को सुन रहा अफसर बीच में बोल पड़ा, आपकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, जरा खुल कर रही है, किसी प्रकार का संकोच न करें। पंकज जी, मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है कि हमारी ये बातचीत आप पे रिकॉर्ड रहेगी, आप उसे अखबार में छापेंगे नहीं। इस कारण अब हम भी आपसे खुलकर बात करेंगे और आपके साथ से बात करें। ये सेठ जेठालाल जी की ओर से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। पत्रकारिता का भी आखिर एक धर्म होता है, मैं इस धर्म के प्रति कोताही नहीं बरतता, आप विश्वास रखें। मेरी ओर से दी गई आश्वस्ति से उत्साहित होकर सेठ जी बोले, आप साफ साफ पूछिए, हम सब बताएंगे। सच बात तो यह है कि आप दोनों ने सदाचार का ताबीज न तो अपने बाहों पर बांध रखा है और न ही गले में पहना है। पिछले 15-20 वर्षों में आपने आज की ये रईसी रसूखदारी साफ साफ रास्ते पर चलकर हासिल नहीं की। अब भ्रष्टाचार आप जैसे लोगों के लिए शर्म की नहीं, गर्व की बात चीज बन चुकी है। समृद्धि की जिस चिकनी चमकदार जमीन पर आप खड़े हैं, उसके नीचे भ्रष्टाचार के कई अनंत परनाले बह रहे हैं। आप इन परनालों से अनजान भी नहीं, फिर भी आपने उस मोमबत्ती जुलूस में शिरकत की और अन्ना की टोपी भी पहनी। ये पहली मुझ जैसे व्यक्ति को ठीक से समझ में नहीं आ रही। दिलो दिमाग में कचौती सी उतर बची हुई है। अपनी बात कहने के बाद बात कुछ थम कर जब मैंने सेठ जेठालाल और उनके अफसर मित्र के चेहरों को पढ़ने की कोशिश की तो पाया कि थोड़ी देर पहले वहां जो प्रसन्नता विराजी हुई थी वो काफी हद तक गायब हो चुकी है। कुछ देर वातावरण में सन्नाटा पसरा रहा। मैंने तो बातचीत की ट्रेन दोनों के पाले में डाल दी थी। सेठ जी ने ही बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। देखिए, दाई से पेट और होशियार पत्रकार से सच को नहीं छिपाया जा सकता। आपने जो भी कहा है वो सब सच है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू? कौन सा दूसरा पहलू? मुझे लगा बात उलट रही है तो बीच में पूछ बैठा। सेठ जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आहिस्ते आहिस्ते कहने लगे, पिछले करीब 30 वर्षों में हमारे जीवन मूल्यों में तेजी से गिरावट आई। हम गांधी और नेहरू द्वारा बताए रास्ते से तेजी से भटकते जा रहे हैं। और देश और देशहित, सदाचार और सच्चाई केवल सार्वजनिक जलसों में लच्छेदार भाषणों में सिमट कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपना बिजनेस सदाचार के मंगलाचरण के साथ शुरू किया था, पर कदम पर ठोकरे मिली। मेरा परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान से जो कुछ लेकर आया था वो भी हम ईमानदारी से धंधा करने के जुनून में गवा बैठे। सेठ जेठालाल कुछ भाव हो गए तो बातचीत का सूत्र अफसर ने संभाला। जब मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह और संकल्प था कि सब काम ईमानदारी से करूँगा, लेकिन ईमानदारी नियम कायदों के अनुसार खरा काम करने के बाद भी इस संकल्प ने मुझे 2 बार सस्पेंड करवाया और तबादलों के तूफान में फंसकर मेरा परिवार गाड़ियां लोहार की नाई यहाँ वहाँ भटकता रहा। इसी बीच जेठालाल भाई से मेरी मुलाकात हुई। हम दोनों ही ईमानदारी के मारे थे और बहुत कुछ देख रोक चुके थे। तो एक दिन फैसला करके ईमानदारी को हमने अपने घर से विदा खदेड़ दिया। आज हम दोनों बचे हुए हैं। हमारे पास वो सब है जो एक सुखी आदमी के पास आज के हालातों में जरूरी है। अफसर इतना कहकर सहसा चुप हो गया। शेठ जी तब तक सामान्य स्थिति में आ चुके थे। बोले, हमारे देश में जब टेढ़ी उंगली से काम हमारे देश में अब टेढ़ी उंगली से काम करने कराने का बहुत बुरा जमाना आ गया है।
जो इस रीत को नहीं अपनाते वे अपने भाग्य को कोस कर जिंदगी को खाक करते रहते हैं। ये मित्र तो 30 साल से अफसरी कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के गोरख धंधे को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे भी कॉलोनी को निर्माण के समय तरह तरह की अनुमतियों के लिए सरकारी दफ्तरों में रोज जाना पड़ता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, चांदी के जूतों की मार के बिना कोई काम नहीं होता। मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय जिस तरह भिखारी हमें घेर लेते हैं, उसी तरह रिश्वतखोरों का सामना हमें करना पड़ता है। अब तो हम इस भ्रष्टाचार को सिस्टम का एक अनिवार्य अंग मान चुके हैं। इन बातों को सुनने के पश्चात में मेरे मन का अधिकार अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। सो पूछ बैठा, जब आपका सब काम ठीक ठाक चल रहा है तो आपको मोमबत्ती जुलूस में भाग लेने और अल्लाह की टोपी पहनने की जरूरत क्या थी? देखिए, हम भारतीयों की जिंदगी के साथ कई टोटके जुड़े रहते हैं। टोटकों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन टोटकों का अस्तित्व और प्रभाव तो अपनी जगह है। ये कह रहा था सेठ जेठालाल का और खेला खाया अवसर मित्र। आप जानते हैं कि मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए लोग अजीब सी भूतिया आकृति अंकित कर काली हंडी बाहर टांग देते हैं। हम दोनों भी कभी कभी ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। सेठ जेठालाल मुझे कुछ उतावले शख्स लगे, बीच में ही बोल पड़े। करीब 15 दिन तक अखबारों में पढ़कर टीवी चैनल पर देख सुनकर हम दोनों को एहसास हुआ कि अन्ना हजारे ने उनकी टोपी को हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी और सदाचार की प्रतीक मान लिया गया है। तो हम भी अन्ना जी के समर्थन में कूद पड़े, जिससे कि आगे जब भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून काम करेगा तो हम उसकी बुरी नजर अर्थात पकड़ से बच सके। आप तो बता दो कि हमने उस मोमबत्ती जुलूस की एक वीडियो फिल्म बनवाई है। अगले संडे को सरकार के अलावा अफसरों और गणमान्य नागरिकों के लिए हमने उसका एक स्पेशल शो रखा है। साथ में डिनर का इंतजाम भी रहेगा। हमारे स्पेशल गेस्ट के ऊपर आप भी बताइए, आप तो अभी से निमंत्रित हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अफसर ने फिर हस्तक्षेप किया। मोमबत्ती जुलूस के समय अन्ना की टोपी पहने हमारे जो फोटो खींचे गए थे, उनके ब्लॉग तैयार करवाकर सेठ जी अपनी कंपनी के दफ्तर में और मैं अपने बंगले के बैठक कक्ष में लगाने वाला हूँ, ताकि आगंतुक देख ले कि हम शुद्ध अन्नावादी, भ्रष्टाचार विरोधी और निष्ठावान सदाचारी लोग हैं। इतना कहकर उदार अफसर इस अंदाज में मुस्कुराया कि मैं लाख कोशिश के बाद भी उस मुस्कुराहट को के अर्थ को नहीं समझ पाया। आजकल मुस्कुराहटें भी इतने प्रकार की होने लगी है कि उनको ठीक से समझ पाना बड़ी टेढ़ी हो गया है। टेढ़ी हो गया है। मैंने मन ही मन अब दोनों सदाचारियों से विदा लेने का निर्णय कर लिया। मुझे खुद में खोया दे सेठ जी ने पूछ लिया, क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपकी इजाजत चाहूँगा, आज विशेष ड्यूटी निभाने के लिए शाम को प्रेस भी जाना है। आप दोनों का समय भी बड़ा कीमती है। अब इजाजत दीजिए, चलूँगा। अब आपको रोकने का हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने मेरे ग्राहक जो प्रकाश है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेहरबानी बनाए रखिए। सेठ जी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कुछ देर बाद फिर बोले, मैं अपने मन की 2 बड़ी बातें आपको बताई देता हूँ। एक तो यह कि मगर बच्चों से दुश्मनी करके तालाब में नहीं रह जा सकता, और दूसरी, भेड़ के शरीर पर कोई ऊन नहीं छोड़ता। हम कारोबारी लोग भेड़े हैं, हमें तो अपनी ऊन उतरवाना ही पड़ती है। पत्रकार जी, मेरे तजुर्बे से एक बात सुनते हैं, कानूनों के बूते पर न तो राष्ट्र का विकास होता है और न ही किसी प्रकार का आमूल सुधार। आजादी के बाद हमारे देश में इतने कानून लागू हो चुके हैं कि सरकार को खुद भी उन सबके नाम मालूम नहीं होगी। कई कानूनों का फायदा जनता को इस कारण नहीं मिल रहा कि न्यायालय और संबंधित महत्वों को लोगों तक तो उनकी कोई जानकारी नहीं है। आम जनता तो दूर की बात है, ये रोजगार के अवसर है। कुछ देर रुकने के बाद टीवी पर उत्तेज झाड़ने वाले प्रवचनकार की मुद्रा में अफसर का अनुभव थोड़ा बोल पड़ा। अन्ना हजारे का जन लोकपाल कानून लड़ते झगड़ते लागू हो भी गया, तो वो भी कानून की सूची में एक और नाम जोड़ने के अलावा कुछ चमत्कार नहीं कर पाएगा। दहेज विरोधी कानून, जिसको बहुत क्रांतिकारी बताया जाता था, उसका अस्तित्व हम देख ही चुके हैं। सच मानिए, जब तक हमारा राष्ट्रीय चरित्र नहीं सुधरेगा, उसका पवित्र और बल वापस नहीं लौटेगा, तब तक कानून कुछ नहीं कर पाएंगे। सेठ जेठालाल और अफसर की कबीर वाणी सुन एक बार जड़ सा हो गया। कुछ क्षण बाद चेतना होगी तो नमस्कार कर धन्यवाद।